फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल वुमेन सिविल सर्वेंट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस बार का जो सिविल सर्विसेज का रिजल्ट है ना, वुमेन के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहा है। टॉप 4 में चारों लड़कियां हैं, इशिता, गरिमा, उमा और स्मृति। टॉप 10 में 6 लड़कियां हैं और टोटल जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं 933, इनमें से 320 वुमेन हैं, ऑलमोस्ट 40%। तो देखो, आज़ादी के बाद से जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हुए हैं ना, ये वाले यूपीएससी जो कंडक्ट करती हैं, इतना ज़्यादा हाई परसेंटेज महिलाओं का फाइनल लिस्ट में कभी भी नहीं रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, महिलाओं को एम्पावर करने वाला है। लेकिन देखो, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश में क्यों पूरे वर्ल्ड में 50% प्रपोर्शन तो पॉपुलेशन में महिलाओं का है। उस लिहाज से इक्वलिटी अभी भी नहीं आई है। और जब भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, तो हम ये सब बात बोलते हैं कि महिलाओं को एजुकेट करना ज़रूरी है, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि वर्क प्लेसेस पे जितना काम मैन करते हैं उतना ही वुमेन करें, मतलब मैन का काम वुमेन के इक्वल होना चाहिए। ये सारी बातें हम बोलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन राइटर के द्वारा ये रेज किया जाता है, क्या घर में हम ये चाहते हैं? इसका आंसर है शायद नो। बाहर हम वुमेन को इक्वल चाहते हैं, लेकिन घर पर इक्वल नहीं चाहते हैं। आज देखो, कुछ घर बेशक ऐसे हो सकते हैं, हालांकि उनकी संख्या भी कम है, जहां पर मेड के द्वारा, डोमेस्टिक हेल्प के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं, जैसे कुकिंग का, हाउस क्लीनिंग का, कपड़ों को धोने का। लेकिन वहां पर भी महिलाएं जो हैं वो मेंटली फ्री नहीं हैं, क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प भी किसके पास जाते हैं? अगर कोई सामान खत्म हो जाए तो डायरेक्शंस के लिए किसके पास जाते हैं? जाते वो वुमेन के पास ही हैं डायरेक्शंस के लिए। यानी मेंटली अभी भी वुमेन फ्री नहीं हुई है इन सब कामों से। बेशक कुछ घरों में डोमेस्टिक हेल्प का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? राइटर अपना एग्जाम्पल देती हैं कि बहुत बार ऐसा होता है, मैं किसी मीटिंग में होती हूं और मेरे पास घर से कुक का फ़ोन आता है कि मैम ये चीज़ ख़त्म हो गई है, तो फिर अरेंज करवानी पड़ती है वो चीज़। लेकिन रेयरली ऐसा देखा जाता होगा कि मीटिंग में किसी मैन ऑफिसर के पास फ़ोन आता हो कि घर में राइस ख़त्म हो गया है या फिर कोई और चीज़ ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर डिफरेंस है। घर में हम इक्वलिटी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बचपन से यही सिखाया जाता रहा है कि किचन महिलाओं का वर्क प्लेस है। जो घर में बड़े बूढ़े होते हैं वो भी यही सिखाते हैं कि हमारे समय में तो महिलाएं सपोर्ट किया करती थी मैन को और चुप रहा करती थी, लेकिन आज के समय में महिलाएं बदल रही हैं। ये बात बोली जाती है और कई बार ये बात टोंट जैसी लगती हैं लड़कियों को, महिलाओं को। बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं कि महिलाएं बाहर बहुत बड़ी लीडर हैं, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर में आते ही वो अपने आप को सबमिट कर दें और घर का काम संभाल लें, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें और अथॉरिटी स्वीकार करें मैन की। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो ये सारा बैकग्राउंड बताते हुए फिर राइटर बोलती हैं, अभी जो सिविल सर्वेंट्स बनी है ना, मैं इनसे बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ना ये मान लीजिए कि सॉफ्टनेस जो है ना आपके नेचर में, वो आपकी पावर है। देखो, यहाँ पे ना 2 स्कूल हैं फेमिनिज्म के। एक स्कूल फेमिनिज्म का ये है जो ये बोलता है कि महिलाएं और मैन इक्वल हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैन में ज़्यादा ताकत होती है, महिलाओं में कम ताकत होती है। हर चीज़, हर वो काम जो मैन कर सकते हैं वो वुमेन भी कर सकती हैं। किसी भी सेंस में वुमेन जो है वो अलग नहीं है मैन से। जैसा मैन का नेचर है वैसा ही वुमेन का नेचर है। एक स्कूल फेमिनिज्म का ये है। फेमिनिज्म मतलब वो लोग जो महिलाओं के लिए इक्वलिटी की बात करते हैं, महिलाओं के लिए राइट्स की बात करते हैं। दूसरा स्कूल फेमिनिज्म का ये है जो बोलता है कि मैन और वुमेन के बीच में डिफरेंस है और वुमेन को इस डिफरेंस को
को नकारना नहीं चाहिए बल्कि डिफरेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे महिलाएं अपने नेचर में सॉफ्ट हैं, तो वुमन को इस नेचर को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा नेचर सॉफ्ट होता है। जबकि ये फेमिनिज्म का दूसरा स्कूल वो बोलता है कि नहीं, नेचर में कोई फर्क है ही नहीं, मैन और वुमेन का नेचर सेम होता है, बस बचपन से सिखा दी जाती हैं कुछ चीज़ें जो जिसके कारण महिलाओं का नेचर सॉफ्ट हो जाता है। अदरवाइज जन्मजात महिलाओं का नेचर कभी सॉफ्ट नहीं होता, जैसी उनको परवरिश दी जाती है वैसे ही उनका नेचर बन जाता है। वैसे आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको कौन से स्कूल की बात सही लगती है, पहले वाले स्कूल की जो ये बोलता है कि मैन और वुमेन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, या फिर दूसरे स्कूल की आपको बात सही लगती है जो बोलता है डिफरेंस है और महिलाओं को उस डिफरेंस को सेलिब्रेट करना चाहिए। यहां पे जो राइटर हैं वो दूसरे स्कूल से हैं जो कहती हैं कि महिलाओं का नेचर सॉफ्ट है और सॉफ्टनेस को पावर बनाओ। समझ गए? अब बहुत बार देखो ऐसा होता है, जैसे पॉलिटिक्स है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब बोला जाता है ना कुछ लोगों के द्वारा कि पॉलिटिक्स महिलाओं का खेल नहीं है। अगर महिलाएं पॉलिटिक्स में आती भी है ना तो उन्हें हल्के में लिया जाता है, उनकी बात कोई मानेगा नहीं, उनकी अथॉरिटी को कोई स्वीकार नहीं करेगा, लाइटली लिया जाएगा उनको। जबकि पॉलिटिक्स में तो स्ट्रॉन्ग लीडर्स की जरूरत होती है। तो इस वजह से ना जो महिलाएं पॉलिटिक्स में एंटर भी करती हैं ना, वो ना अपने नेचर को ना मैन की तरह दिखाने की कोशिश करती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मायावती, जयललिता, ये लीडर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों थी? इवन इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स तो मैन भी आपको मतलब मुश्किल से मिलेंगे। जयललिता से डरते थे ब्यूरोक्रेट्स मिलने से भी, कि जयललिता कोई गलती ना निकाल दे फाइल में, बहुत डर था उनका जयललिता का। मायावती के साथ भी सेम, मायावती का डर था। मायावती ऐसे बिठाया करती थी ब्यूरोक्रेट्स को, खुद एक चेयर पे बैठ गई, सामने दरी बिछी हुई है, यानी कारपेट टाइप का कुछ बिछा हुआ है, और उस कारपेट पे बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। ऐसे मायावती बिठाया करती थी सबको, जैसे खुद राजा टाइप। वो देखो इसलिए होता है क्योंकि जानबूझ के वुमन लीडर्स ना ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हम जो हैं डर के रहो हमसे, अदरवाइज आपका बहुत बुरा होगा। अगर ये डर महिला लीडर्स ना मेंटेन करें ना तो फिर उनको हल्के में लिया जाएगा, उनकी बात मानी नहीं जाएगी। इसलिए वो अपने आप को मैन से भी बढ़ के दिखाने की कोशिश करती हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती हैं। इस आर्टिकल में राइटर ये बोलती हैं कि आपको ना सॉफ्टनेस से दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपका नेचर सॉफ्ट है, आप उसको प्रैक्टिस करो। जब आप एज ए डीएम बनोगे तो आपके पास आपके नीचे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, वो एम्प्लॉयज़ बहुत सारी नॉलेज की वेल्थ लेके आएंगे। अगर आप उनके साथ सॉफ्ट रहोगे तो बढ़िया से काम कर सकोगे। समझ गए? तो ये सारी बात राइटर बोलते हैं। इसके बाद राइटर एक चीज़ बोलते हैं मैटरनिटी लीव से संबंधित। बहुत बार ना महिलाओं को जॉब इसलिए नहीं दी जाती है, एम्प्लॉयर को लगता है कि यार अभी इनकी शादी नहीं हुई, शादी होगी तो बाद में मैटरनिटी लीव पे चली जाएंगी, वो पेड लीव होगी, हमें नुकसान हो जाएगा। तो राइटर बोलती हैं देखो मैटरनिटी कोई पेड वैकेशन नहीं है। अब नेचर ने ऐसा बनाया है कि महिलाएं ही बच्चों को जन्म देंगी। बच्चे तो दोनों के होते हैं ना, मैन और वुमन के, पति पत्नी के। तो अभी हमारे देश की फर्टिलिटी रेट 2 है, यानी एवरेज निकालें तो हर एक महिला अपने जीवन काल में 2 बच्चों को जन्म देती हैं। तो 2 बार अगर कोई महिला मैटरनिटी लीव लेती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए महिलाओं को कि मैटरनिटी लीव अगर मैं लूँगी तो मेरा करियर ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक्सीडेंट भी हो जाता है कई बार, भगवान ना करे किसी का भी हो, और दूसरा पेड लीव भी लोग लेते हैं, तब भी कैरियर ख़राब नहीं होता। इसके अलावा कुछ लोग डेपुटेशन भी चले जाते हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, तब भी करियर ख़राब नहीं होता। तो महिलाओं को ये सोच त्याग देनी चाहिए कि मैटरनिटी लीव लेने से उनका करियर ख़राब हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2 बार करियर ये मैटरनिटी लीव लेने से। और प्रेगनेंसी के बारे में एंजाइटी नहीं रखनी चाहिए, ये आइडिया अब पुराना हो चुका है, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और लोगों को समझना चाहिए कि बच्चे का जब जन्म होता है ना तो बच्चे को सब प्यार देते हैं, बट वो वुमन का भी रीबर्थ होता है। वुमन मदर बन गई, अब उसका भी रीबर्थ हुआ है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उसकी भी केयर होनी चाहिए। लास्ट में ये बोला जाता है अगर देखो घर में भी हम वुमन को इक्वालिटी देंगे ना तो फिर
ये जो महिलाएं जिन्होंने सिविल सर्विसेज अब ज्वाइन करेंगी, ये जो जिनका नाम आया है, ये महिलाओं को ज़्यादा, ये पूरे देश को ज़्यादा बेहतर ढंग से लीड कर सकेंगी और सॉफ्ट पावर इंडिया की ओर ज़रा डेवलप होगी। इसलिए पुराने जो आइडियाज़ हैं ना, उनको छोड़ देना चाहिए। सबको घर में भी इक्वल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित। अब अगला जो आर्टिकल है वो देखो पॉलिटी से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जजमेंट आया था कि दिल्ली में सिविल सर्विसेज का जो कंट्रोल रहेगा वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास रहेगा, यानी आपकी सरकार के पास, आम आदमी पार्टी की सरकार के पास। लेकिन बाद में प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस को साइन कर दिया जिसमें यह कहा गया कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 3 लोग होंगे, सीएम, चीफ सेक्रेटरी प्लस में होम सेक्रेटरी। तीनों लोग रेकमेंड करेंगे और उसके बेस पे एलजी ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, विजिलेंस, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसी कमेटी, ये कमेटी रेकमेंड करेगी और एलजी फिर बाद में उस पर साइन करेंगे। अब देखो कुछ लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, ये एक प्रकार से ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करने के समान है। आज इस आर्टिकल में ना राइटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। राइटर कहते हैं कि देखो संविधान का आर्टिकल 239AA3A, ये आर्टिकल ना साफ तौर पे ये कहता है कि ना सेकेंड लिस्ट में 3 चीज़ों को छोड़ के, हमारा 7वां शेड्यूल है जो पावर डिवाइड करता है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं ना, उसमें लैंड, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, इन सब चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो स्टेट के पास ही हैं। बाकी राज्यों की तरह दिल्ली की सरकार इन पे कानून बना सकती है और इनका एग्जीक्यूशन भी दिल्ली की सरकार के पास है। तो इसी आर्टिकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। समझ गए? इतनी बात क्लियर है। अब देखो प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस साइन किया है ना, वो एक प्रकार से संविधान को अमेंड करने के समान है। और आपको एक चीज मैं बता देता हूं जो बिगिनर्स हैं, कि संविधान को ना अमेंड जब करना हो तो इसको अमेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में प्रोसीजर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें भी ना अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे संविधान को कैसे अमेंड करना है, मतलब कौन सी चीज़ को अमेंड करना है, तब पता लगेगा कितनी मेजोरिटी चाहिए। अगर सिंपल एक नया स्टेट बनाना है तो सिंपल मेजोरिटी के साथ बन जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी लगती है, मान लीजिए कैग के जो चेयरमैन हैं उनको रिमूव करना है, स्पेशल मेजोरिटी की सहायता से किया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ किया जा सकता है। एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि जो बिल्कुल देखो हर बार हम बेसिक्स को साथ लेके चलते हैं ना, जिनको पता है उनका रिवाइज हो जाता है, जिनका नहीं पता है उनको बेसिक्स पता लग जाते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी जब मैं बोल रहा हूं तो यहां पे सिंपल मेजोरिटी का मतलब है 50% जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और स्पेशल मेजोरिटी मतलब जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, इसका मतलब है 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक तीसरी कैटेगरी भी है, मान लीजिए आप हाई कोर्ट के जजेस की जो पावर है उसमें चेंज ला रहे हो, मतलब ऐसे मुद्दे जिसमें फेडरलिज्म का नेचर चेंज हो रहा है। अब ऐसे मामलों में आपको कोई चेंज लाना है संविधान में, तो फिर आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ जो हाफ स्टेट असेंबलीज है ना उनका भी कंसेंट लेना पड़ता है, आधी स्टेट असेंबलीज का कंसेंट चाहिए। ऐसे मुद्दों पर अगर आप संविधान को अमेंड करना चाहते हो तो सिंपल बात यहां पर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो नई अथॉरिटी लेकर आई है ना दिल्ली में सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए, ये लाने के लिए प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पे साइन किया। बट ये चीज़ लाई जा सकती है आर्टिकल 239AA3A को अमेंड करके, और इसको अमेंड करने के लिए संविधान में अमेंडमेंट की आवश्यकता है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस साइन किया, यूनियन गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनेंस
पास करके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करना चाहती है, जो कि पॉसिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इस आर्टिकल को इंटरप्रेट किया है। अगर यूनियन गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी बनानी ही थी तो संविधान को अमेंड करना चाहिए था। संविधान को अमेंड नहीं किया जा सकता ऑर्डिनेंस की सहायता से, जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो पूरा जो लॉजिक है वो गलत हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी लाई जा सकती है इस आर्टिकल को अमेंड करके। इस आर्टिकल को अमेंड करना है तो आर्टिकल 368 में प्रोसीजर बताया गया है। ऑर्डिनेंस से आप इस आर्टिकल को अमेंड नहीं कर सकते। ये सिंपल आर्टिकल है, समझ गए। अब देखो एक आर्टिकल ये है ओपीएस वर्सेस न्यू पीएस के बारे में। ये देखो इसलिए सुर्खियों में है, कर्नाटक में इलेक्शंस हुए और कांग्रेस ना वादा कर रही है अलग अलग जगह पे कि हम आए जीत के तो पुराना जो पेंशन सिस्टम है हम फिर से इंप्लीमेंट कर देंगे। तो कर्नाटक में सरकार बन गई। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार वहाँ पे ओपीएस को लागू कर सकती है। ओपीएस के बहुत सारे नुकसान भी हैं जो इकोनॉमिस्ट ने बताए हैं। तो एक बार फिर से ये ओपीएस वर्सेस एनपीएस, ये पूरा है क्या, दोनों चीज़ें समझ लेते हैं डिटेल से। देखो बेसिक्स के साथ बात करते हैं। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, पहले हुआ करती थी, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी 2004 में, तब इस पेंशन को रिप्लेस कर दिया गया और इसकी जगह आया एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम। क्या हुआ करता था इस ओल्ड पेंशन स्कीम में और क्यों इसे रिप्लेस किया गया? इस ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या हुआ करता था, फॉर एग्जांपल कोई सरकारी एम्प्लॉय है महेश की लास्ट जो सैलरी आई बेसिक सैलरी वो 50,000 है और महेश रिटायर हो गया। तो रिटायर होने के बाद में लास्ट जो उसकी बेसिक सैलरी थी ना 50,000, उसका 50% यानी 25,000 उसे पेंशन के तौर पे मिलेगा तब तक जब तक महेश की डेथ नहीं हो जाती। सिंपल कंसेप्ट था। लास्ट बेसिक जो सैलरी है उसका 50% पेंशन के तौर पे मिलेगा रिटायर होने के बाद और तब तक मिलेगा जब तक डेथ नहीं हो जाती। इसके अलावा डीए भी मिलेगा जो सरकार 1 साल में 2 बार देती है। डीए मतलब महंगाई भत्ता, इन्फ्लेशन के हिसाब से सरकार जो महंगाई भत्ता देती है उसका लाभ भी मिलेगा। अब इसमें ना सर्टेनिटी हुआ करती थी कि इतनी पेंशन मिलेगी ही मिलेगी सरकारी कर्मचारी को रिटायर होने के बाद में। लेकिन नुकसान क्या हो रहा था, सरकारी कर्मचारी अपनी तरफ से ना अपनी सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता था पेंशन कोपस में। मतलब पूरा का पूरा जो बर्डन था ना वो सरकार के ऊपर आता था और सरकार के एक्सपेंडिचर में ना पेंशन की जो लायबिलिटी थी ना वो बढ़ती जा रही थी। जबकि हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं सैलरीज पे पेंशन्स पे कम से कम खर्च होना चाहिए अगर देश में डेवलपमेंट आनी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, जैसे रोड्स बना दी, अच्छे ब्रिज बना दिए, इससे पूरे देश में डेवलपमेंट आता है और इसका लाभ सभी लोगों को होता है, ना सिर्फ सरकारी लोगों को जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं। और आने वाले दिनों में तो ये पेंशन का बर्डन और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था सरकार के ऊपर, इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि इसे ख़त्म कर दिया जाए और इसकी जगह लाया जाए एक नया पेंशन सिस्टम जिसका नाम है एनपीएस। अब इस एनपीएस में क्या है, एनपीएस में ना जो पब्लिक एम्प्लॉइज है ना उनको अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करना होता है पेंशन फंड में। जैसे महेश है, महेश की सैलरी कितनी है 50,000 बेसिक सैलरी, तो इसका 10% महेश कंट्रीब्यूट करेंगे पेंशन फंड में। 10% कितना हो गया 5,000। और जो एम्प्लॉयर है वो अप टू 14% कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे महेश ने कंट्रीब्यूट किया अपनी बेसिक सैलरी का 10% और सरकार कंट्रीब्यूट कर सकती है अप टू 14% ऑफ महेश बेसिक सैलरी विच इज 50,000। तो इस नई पेंशन स्कीम में क्या हुआ, सरकार ने अलग से एक फंड बना दिया जिसमें कंट्रीब्यूशन जाता है कुछ सरकार की तरफ से कुछ कर्मचारी की तरफ से, यानी सरकारी ऑफिशियल की तरफ से। सारा का सारा बर्डन सरकार के ऊपर नहीं आता। बाद में ये जो पैसा है ना जो इकट्ठा हुआ वो इन्वेस्ट किया जाता है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में थ्रू पेंशन फंड मैनेजर्स। इसका क्या फायदा होता है, पहले तो देखो सरकार को पैसा देना पड़ता था अपनी जेब से, अब सरकार ने ले लिया और इन्वेस्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट स्कीम में। इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिटर्न्स आएंगे या फिर जो पैसा इकट्ठा हुआ है वही दे दिया जाएगा सरकारी ऑफिशियल्स को रिटायर होने के बाद में।
और जो दिया जाएगा ना वो किस फॉर्म में दिया जाएगा, मान लीजिए कई सालों तक सर्विस की महेश ने और पैसा इकट्ठा हो गया 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 60% तो देखो टैक्स फ्री है, 60 लाख तो महेश को दे दिए जाएंगे सीधे सीधे, लेकिन रिमेनिंग जो 40% है ना 40 लाख, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा एन्युनिटीज में। एन्युनिटीज मतलब एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में कि हम आपको पैसा देते हैं इतना और आप हमको मंथली बेसिस पे कुछ पेमेंट कीजिए, वो भी एक प्रकार से पेंशन ही हो गया ना। जैसे महेश ने अपना 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया एन्युनिटी के तौर पे, तो 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। अब वो इंश्योरेंस कंपनी मंथली पेमेंट देगी महेश को, वो मंथली पेमेंट एक प्रकार से वो हो गया, पेंशन ही हो गया। तो ये डिफरेंस है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में। अगर फिर से समराइज करूं, ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था सरकारी ऑफिशियल्स के द्वारा, न्यू पेंशन स्कीम में उनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है 10% ऑफ अपना बेसिक सैलरी। न्यू पेंशन स्कीम में सारा खर्चा सरकार नहीं वहन करती, सरकार अप टू 14% कंट्रीब्यूट कर सकती है, बाकी 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा। और सर्टेनिटी है ओल्ड पेंशन स्कीम में, जितनी बेसिक सैलरी है उसका 50% तो मिलेगा ही पेंशन के तौर पे। इसमें देखो इन्वेस्टमेंट की जाएगी पब्लिक फंड मैनेजर्स के द्वारा, जितना रिटर्न्स मिलेगा उसके हिसाब से पैसा मिलेगा एम्प्लॉइज को। तो पता नहीं कितनी की पेंशन बनेगी, अगर रिटर्न्स ज़्यादा आए तो ज़्यादा पेंशन बनेगी, समझ गए। तो ये डिफरेंस है। अब देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि अपोजिशन रूल जो स्टेट्स हैं ना, जैसे कांग्रेस रूल जो स्टेट्स हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स का ये बोलना है ये प्योर राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब डेटा के बेस पे भी कहा जा सकता है कि ये राजनीति है, लेकिन इससे बहुत नुकसान होगा। इवन मोन्टेक सिंह अहलुवालिया ने बोला कि ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आना ये एक प्रकार से वैसा है जैसे स्टेट को बैंकरप्सी की तरफ ले जाना है, स्टेट को दिवालिये होने की तरफ ले जाना है। ओल्ड पेंशन स्कीम में दिक्कत थी, सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा था पेंशन का, तभी तो एनपीएस आया। अब आज के आर्टिकल में राइटर भी यही डेटा की सहायता से साबित करने की कोशिश करते हैं। राइटर ये बोलते हैं, देखो एक क्लास 4 जो एम्प्लॉय है ना, क्लास 4 एम्प्लॉय जो पीएन होता है, वो भी 7th पे कमीशन के बाद में बेसिक सैलरी उठाता है 25,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा डेटा पे। राइटर कहते हैं इवन क्लास 4 एम्प्लॉइज जिसमें माली, पीएन ये आते हैं, इनकी बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन के लागू होने के बाद में 25,000 है कम से कम। जबकि देखो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 का ये कहना है हमारे देश में इनकम के मामले में नीचे के जो 50% लोग हैं ना, उनकी एवरेज मंथली इनकम पता कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 4,468 रुपए। और मिडल के जो 40% लोग हैं ना, उनकी एवरेज मंथली इनकम पता कितनी है? 14,670 रुपए। समझ गए? अब आप कंपेयर करके देखिए, यानी क्लास 4 का जो पब्लिक ऑफिशियल है ना, उनकी भी जो मंथली बेसिक सैलरी है ना, वो टॉप 10% में आती है। समझ गए? अब देखो एक और आर्ग्यूमेंट देखिए, हमने जाना कि 7th पे कमीशन के इंप्लीमेंट होने के बाद में क्लास 4 के एम्प्लॉय की बेसिक मिनिमम सैलरी होगी 25,000, तो पेंशन कितने की मिलेगी? 12,500। इवन 6th पे कमीशन के हिसाब से जो मिनिमम पेंशन है ना रिटायर होने के बाद में, वो है 9,000 मिनिमम पेंशन है ये। जबकि देखो सरकार बहुत सारी सोशल पेंशन स्कीम चलाती है, जैसे बूढ़े लोगों के लिए, विडोज के लिए, डिफरेंटली एबल पर्सन्स के लिए। 14 स्टेट्स में तो ये सोशल सिक्योरिटी पेंशन है ना 500 रुपए से ऊपर नहीं है, कुछ स्टेट्स में ये 2,000 है। तो मतलब राइटर का ये कहना है ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, ये इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश नहीं करती है, बल्कि इंक्रीज ही करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि देखो जो गरीब इंसान है ना, जिसकी मंथली एवरेज इनकम 5,000 है, जो नीचे के 50% में आते हैं, या फिर मिडिल के 40% लोग हैं जिनकी मंथली एवरेज इनकम जो है वो 14,000 से लेके
15,000 के बीच में है। टैक्स तो ये भी देते हैं ना, ये माना कि डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो देते हैं ना। मार्केट में ये कोई चीज खरीदते हैं तो ये जीएसटी वगैरह देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। सरकार को जो टैक्स मिलता है उसका सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे कि ना इनइक्वालिटी देश में कम से कम हो। बट ये जो स्कीम है ना, ये टॉप के 10% में आते हैं जो सरकारी कर्मचारी, उन्हीं को फायदा पहुंचाने वाली बात है, और पैसे यूज होंगे इवन गरीब लोगों के भी। तो इनइक्वालिटी कैसे कम हुई? नहीं हुई, बल्कि बढ़ी है अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट होती है तो। ये इसके बाद राइटर बोलते हैं तो वही बात हो गई, सरकारों की सोच ये है कि आने वाले समय में ये इंप्लीमेंट होगी स्कीम, अभी हमें तो 5 साल के लिए रूल करना है, तो मतलब विजन नहीं है बिल्कुल भी। आप तो चले जाओगे, लेकिन फ्यूचर में उस समय जो सरकारें होंगी उनका विचारों का क्या होगा? फिर श्रीलंका जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ये सोच सही नहीं है। अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो 7th पे कमीशन नहीं इंप्लीमेंट कर पाए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, या फिर 6th पे कमीशन इंप्लीमेंट होने के बाद में जो बकाया देना था, जो पुराना बकाया देना था एम्प्लॉइज को या एरियर के तौर पे, वो नहीं दे पाए हैं, और बात चल रही है पुरानी पेंशन सिस्टम को, पुरानी पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट करने की। सीधा सीधा लॉजिक है, देखो इसमें कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है। अगर पब्लिक ऑफिशियल्स को जो पेंशन जाएगी उस पर सरकार का बर्डन इंक्रीज होगा, उसका कंट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर में ज़्यादा होगा, तो सरकार जाहिर तौर पे दूसरी चीज़ों पे कम खर्च करेगी। इवन जो दूसरी स्कीम्स हैं जैसे मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं गरीब लोगों के लिए, और स्कीम्स हैं गरीब लोगों के लिए, उन पे सरकार कम खर्चा करेगी। फिर उन पर खर्चा करना ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है बजाय कि पब्लिक ऑफिशियल के पेंशन के ऊपर, ऐसा राइटर का मानना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, और इसके बाद देखो ये जो न्यूज़ है ना, ये कोऑपरेटिव्स में यूज़ कर सकते हैं। कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि नंदनी जो लोकल डेयरी प्रोडक्ट है कोऑपरेटिव्स का, और अमूल, दोनों के बीच में रसाकसी देखने को मिली थी कर्नाटक इलेक्शन से पहले। आरोप लगा था कि अमूल जो है वो गुजरात का प्रोडक्ट है, गुजरात कोऑपरेटिव्स का, अब वो कर्नाटक में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अब इसी प्रकार की चीज़ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने बोली है कि अमूल जो है वो तमिलनाडु के डेयरी फार्मर से दूध ना प्रोक्योर करें। अगर देखो आप यहाँ पे प्रोक्योर करोगे, यहाँ पे बेचोगे, तो लोकल जो डेयरी कोऑपरेटिव है ना, आविन, इनके साथ कंपटीशन देखने को मिलेगा। जैसे अलग अलग राज्यों में डेयरी कोऑपरेटिव्स है ना, जैसे पंजाब में वेरका है, और अलग अलग नंदिनी है, यहाँ पर अपने कर्नाटक में कहीं पर गोकुल है, अलग अलग जगह पे ये कोऑपरेटिव हैं। तो तमिलनाडु के सीएम का कहना है कि लोकल कोऑपरेटिव को आप फलने फूलने दो, क्योंकि लोकल कोऑपरेटिव जो है वो अच्छे से लाइवलीहुड तैयार करवा रहे हैं, ब्रीडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एनिमल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की तरह ऑपरेट करोगे, इससे कंपटीशन पैदा होगा, जो अनहेल्थी है कंपटीशन पैदा होगा, तो जो फार्मर्स हैं उनको उनके उचित दाम नहीं मिलेंगे दूध के, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने की हम बात बोलते हैं, तो फिर इस वजह से तमिलनाडु के फार्मर से अमूल को दूध नहीं प्रोक्योर करना चाहिए। तो ये पूरी न्यूज़ है, एज ए एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इसके बाद एक आर्टिकल देखो, ये है एक्सप्लेनर में, वाई डू जजेस रेक्यूज देमसेल्व्स। जजेस रेक्यूज कैसे करते हैं? जैसे देखो, मान लो 3 जजेस की एक बेंच है, कोई मुकदमा सुन रही है, तो उसमें एक जज बोलता है कि मैं इस मुकदमे को नहीं सुनूंगा, कोई और मेरी जगह कोई और जज इस मुकदमे को सुनेगा, मैं इस मुकदमे से, इस केस से अपने आप को अलग करता हूं। अक्सर हम देखते हैं इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं। जजेस कारण भी नहीं बताते कई बार तो कि क्यों वो रिक्यूज कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे होता क्या है, कारण ये होता है, जज को लगता है कि मैं ये केस सुनूंगा तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हो सकता है कि वो केस उसके किसी रिश्तेदार से जुड़ा हुआ हो, ये भी हो सकता है कि केस में जो पार्टीज हैं पास्ट में उस जज ने इन पार्टीज के लिए काम किया हो कभी ना कभी, कोई एज ए वकील, एज ए एडवोकेट, मतलब ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है जिससे ये लगे कि जज के ना कोई लिंक है इस केस के साथ प्रायर में, और वो निष्पक्ष होकर फैसला नहीं दे सकेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जजेस केसेस से अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं।
दिक्कत ये है कि ना कई बार जजेस बताते नहीं हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए रेक्यूजीज के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। कई बार पॉलिटिकल प्रेशर से बचने के लिए भी जजेस रिक्यूज कर लेते हैं। उनको लगता है कि यार ये मुकदमे पे मैंने कोई फैसला दिया तो कोई ना कोई पार्टी तो नाराज़ हो जाएगी, मैं दोनों पार्टीज़ को नाराज़ नहीं करना चाहता, इससे अच्छा मैं इस केस से अपने आप को अलग कर लेता हूँ। ये देखो आसान रास्ता है। जजेस को स्पाइनलेस नहीं होना चाहिए, बिना डर के केसेस पर वर्डिक्ट देना चाहिए, ना कि डर के चलते अपने आप को केस से अलग कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बताया नहीं गया, कोई प्रोसीजर नहीं है कब कोई जज अपने आप को रिक्यूज करेगा। ये पूरी तरह से जज की कंसाइंस और डिस्क्रिशनरी पावर है। इवन कई बार तो ऐसा होता है कोई पार्टी क्वेश्चन रेज कर देती है कि मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि ये जज सही ढंग से फैसला देगा इस केस में, तो तब किसी पार्टी के सवाल उठाए जाने पे भी जज अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, कोई भी लिटिगेंट या फिर थर्ड पार्टी के पास अधिकार नहीं है इंटरवीन करने का और जज पे कमेंट करने का कि उसे रिक्यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जज डिसाइड करेगा अपने आप से, अपनी कंसाइंस को देखते हुए। तो ये पूरा कंसेप्ट है जज के रिक्यूजल से संबंधित। एथिक्स में यूज कर सकते हो इसे। लास्ट में ये है, 2 छोटे छोटे चीता के बच्चों की डेथ हो गई है। 23 मई को ना ज्वाला नाम की चीता ने 3 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से 2 मर गए, एक अनवेल है अभी। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, शायद आपको याद होगा कि ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। अभी देखो ऐसे केसेस सामने आएंगे और 1-2 इंसिडेंट्स के बेस पे या फिर कुछ इंसिडेंट्स के बेस पे ये नहीं कह सकते कि प्रोजेक्ट जो है वो अनसक्सेसफुल साबित हुआ है। लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। अगले 10 सालों में हमें सस्टेनेबल चीता की पॉपुलेशन यहाँ पे इंश्योर करनी है। लेकिन नामीबिया और साउथ अफ्रीका जहाँ से चीता लाए गए हैं वहाँ के एक्सपर्ट्स के साथ टच में रहें अथॉरिटीज़। तो इस प्रकार से आज 3-4 जितनी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस की। अब इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।